गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है मैक्सवेल का चाल वितरण, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। तो अपने आज चाल की बात कर रहे हैं, चाल वितरण की। लास्ट लेक्चर में अपने इसकी वेग वितरण की बात की थी। तो वेग वितरण समीकरण लास्ट लेक्चर में ये थी जो मैंने डेरिवेट की थी, एफ सी डी सी, डी क्यूब सी था इजिकल टू, यहां पर जो स्मॉल सी है ये स्मॉल सी ले लेते हैं अपने, इसका मतलब वेग है, और इस कैपिटल सी ये कांस्टेंट है, e की पावर m सी स्क्वायर अपॉन में 2k t डी क्यूब सी। ये मैक्सवेल की वेग वितरण नियम था, वेग वितरण समीकरण थी। आज अपने इस समीकरण का यूज करके मैक्सवेल की चाल वितरण समीकरण का डेरिवेशन करेंगे कि चाल वितरण समीकरण क्या है मैक्सवेल की। इन्होंने एक कौन लिया, एफ सी डी सी लिया। चाल वितरण समीकरण में एक व्यक्ति लिया, एफ सी डी सी लिया। ये एफ सी डी सी क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी दो कांस्टेंट है, सी व सी प्लस डी सी, सी और सी प्लस डी सी कैसी चाल है, स्पीड है। मैंने माना कि कोई भी दो कांस्टेंट है, दो एरियल है, दो वर्टिकल है, दो अपने पथ ले लिया। एक पथ में जो इलेक्ट्रॉन की चाल है सी है, मतलब एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की चाल या जो भी कण है, जो पार्टिकल है, उन सब पार्टिकल की चाल सी है, और दूसरे सर्कल की सी प्लस डी सी है। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने जो मैक्सवेल का वेग वितरण नियम किया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसमें जो भी अपने ने प्रोडक्ट यूज किए थे, जो भी अपने ने अणु यूज किए थे, कण पार्टिकल्स, वो कैसे होने चाहिए थे। उनका अपने जो पार्टिकल लेते थे, वो पार्टिकल हमेशा एक परास में लेते थे। अपने परास का मतलब है वेग लिया था 3 से 5, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड, इनके बीच में जितने भी कण आते हैं, जितने पार्टिकल आते हैं, उन सबको अपने ले लिया था। तो ये ये प्रास होगी ना 3 से 5, एक कोई मेजरमेंट नहीं गिरा, एक कोई स्पेशल नंबर नहीं रहा। अगर मैं अकेला 3 वाला लेता तो ये स्पेशल नंबर आता। मैंने ये नहीं लिया, मैंने ये लिया 3 से 5, मतलब प्रास के अंदर लिया। तो मैक्सवेल का कोई भी लॉ या वेग वितरण नियम हो, चाल वितरण नियम हो, जैसे कोई भी हो, मैक्सवेल ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही थी कि हमेशा अपने पार्टिकल का परास में लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं लेते, उसके परास वैल्यू लेते हैं। यहां भी अपने ने परास वैल्यू ले लिया चाल वितरण समीकरण सिद्ध करने के लिए भी। इसकी परास वैल्यू क्या है, सी और सी प्लस डी सी। इन दोनों के बीच में मतलब जिनका वेग सी से ज्यादा और सी प्लस डी सी से कम है, वो सारे अपने ने कण लेने हैं, वो सब पार्टिकल लेने हैं। तो जो पार्टिकल है वो इसके बीच में आएंगे सारे। तो इसके बीच में जो पार्टिकल आएंगे, उन पार्टिकल को एकांक आयतन में जो चाल है, वो चाल एफ सी डी सी कहलाती है। वो है ये एफ सी डी सी, जो इन दोनों परास के बीच में जितने भी पार्टिकल्स है, जितने भी कण है, वो कण की जितनी भी चाल है, उस चाल को मैक्सवेल ने एफ सी डी सी लिखा था। तो यहां पर अपने एफ सी डी सी है। अब देखो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल का 3 डायमेंशन होता है, ये मतलब कि तीनों ही दूरियों पर होता है। ये मान लो कि ये पार्टिकल है, इसको सी लिख दिया। ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में भी है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है, और वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है। मतलब वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसकी कि भाई मैं एक्स डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं वाई में जाऊंगा, मैं जेड में जाऊंगा, नहीं, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसकी मतलब 3 डायमेंशन होती है। तो इसके लिए एफ सी डी सी तीनों डायरेक्शन के लिए होगा, मतलब उसकी चाल एक्स एक्स पर भी होगी, वाई पर भी होगी, जेड पर भी होगी। तो तीनों के लिए चाल होगी। तो तीनों का संयुक्त रूप अपने हमेशा इस तीनों का संयुक्त रूप को क्या लिखते हैं, डी क्यूब सी। डी क्यूब सी क्या है, डी सी एक्स, डी सी वाई,
डी सी जेड, इस चीज को अपने डी क्यूब सी लिख दिया। इस तीनों चीजों को मल्टीप्लाई को अपने डी क्यूब सी लिख दिया। मतलब एफ सी डी सी किसके इक्वल हुआ? एफ सी डी क्यूब सी। एफ सी डी क्यूब सी है तो जो डी क्यूब सी होएगा, अब यहां पर हमने प्रास ली थी, अपने यहां साइड में इक्वेशन नहीं लेते, कई इक्वेशन आएगी, तो सबसे पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं अपने साइड में, एफ सी डी सी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डी क्यूब सी। ये आ गई अपने पास फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन आगे अपने पास काम आएगी। अब अपने को वैल्यू चाहिए डी क्यूब सी की। एक इक्वेशन इससे पहले अपने प्रूव की थी, एफ सी डी क्यूब सी, सी ई की पावर एम सी स्केयर 2kt डी क्यूब सी। एक इक्वेशन ये थी, इसको अपने सेकंड नंबर नाम दे दिया, जिसमें ये एक सी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की भांति व्यवहार कर रहे हैं, और स्मॉल सी ये सारे स्मॉल सी है, ये एक वेग है सारे। ये दो इक्वेशन आ गई। अब देखो अपने डी क्यूब सी की वैल्यू चाहिए, तो डी क्यूब सी के लिए अपने ने एक प्रास लिया था। अभी अभी अपने बात करी है कि दो सर्कल लिए, एक सर्कल में कणों की चाल थी सी, सेकंड सर्कल में कणों की चाल है सी प्लस डी सी। दो सर्कल है, एक में कणों की चाल सी है, दूसरे में सी प्लस डी सी है। इन दोनों चालों के बीच में जो भी कण आएंगे, उन सब कणों को अपने जो भी पार्टिकल आएंगे वो एक प्रास ली है। मतलब डी क्यूब सी क्या है? क्यूब आ गया, मतलब आयतन है। मतलब इस बड़े वाले छोटे वाला घटा दूं तो उन सब कणों का आयतन आ जाए, कितने कण इसके अंदर अपने आ रहे हैं। तो अपने बड़े गोले का, बड़े सर्कल का अपने आयतन निकालेंगे, फिर छोटे का निकालेंगे, दोनों घटा देंगे, तो डी क्यूब सी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब जो इसके बीच में परास में अपने कण आ रहे हैं, जितने परास में कण चाहिए, उन सब कणों का अपने पास आयतन आ जाएगा। तो डी क्यूब सी की वैल्यू क्या होगी? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होती है? त्रिज्या। पाई सी प्लस डी सी की क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब सी क्यूब। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर अपने माइनस क्यों किया? क्योंकि अपने प्रास लिया। अपने को सिर्फ उस प्रास में जो इलेक्ट्रॉन है, कण है, जो पार्टिकल है, उस प्रास की बात करनी है अपने को। उस प्रास से बाहर वाले कोई मतलब नहीं, अपने को उस प्रास से अंदर वाले कोई मतलब नहीं। इसलिए मैंने इस प्रास वाले पार्टिकल्स का आयतन निकालने के लिए बड़े में छोटे का घटाव किया। तो बी बीच का आ जाए ना आयतन, ये तो मैथमेटिकल ट्रिक है। ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। 4/3 पाई कॉमन आ रहा, बाहर ले लिया मैंने, अंदर बच गया c प्लस डी सी की क्यूब माइनस सी क्यूब। इसमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, सी क्यूब 3c स्क्वायर डी सी 3c डी सी की होल स्क्वायर डी सी की क्यूब माइनस सी क्यूब। सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अपने ये जो भी डीसी की बड़ी पावर वाले हैं, 2 पावर और 3 पावर वाले, इन दोनों को छोड़ देंगे अपने उन घातों को पदों को छोड़ने पर। तो इनको छोड़ेंगे तो डी क्यूब सी इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 से डी सी। ये बचेगा, जो इसी पद को छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, सारे ये 2 कट गए, 2 को छोड़ दिया, इसलिए ये बचा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। मतलब उस प्रास के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल का आयतन कितना है? 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। मतलब डी क्यूब सी की वैल्यू अपने ये पुट कर सकते हैं। तो ये समझ आ गया। मतलब मैं इस एफ सी डी क्यूब सी, पहली बात तो ये देखो, एफ सी डी क्यूब सी
इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं इसके अंदर, उसके बाद d³ की वैल्यू पुट करूंगा। अपने ये संबंध हो रहा क्या, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं अपने। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से FC d³c, जो ये ना FC d³c, इसके अंदर ये वैल्यू पुट करूंगा, मतलब ये सारी वैल्यू इसके अंदर रखेगी अपनी। FCDC C, ये इंटीग्रेशन में होता है, ये हटा दो इंटीग्रेशन, जो अपने पता है ये d³ इंटीग्रेशन हो ही रहा है, MC² 2KT d³c, इन दोनों से इक्वेशन बन गई। आगे ये d³c की जो वैल्यू आई है अपने पास थर्ड इक्वेशन से, बाई इक्वेशन थर्ड, इससे मैं यहां इसकी मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू, d³c की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं मैं। c e की पावर 4 पाई c² dc, ये आ गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करते हैं अपने। 4 पाई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो हम बाहर ले लिया, इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं, c × 4 पाई, तो c तो हमें शुरू में कांस्टेंट लेके चले ही है, e की पावर mc² अपॉन में 2KT इंटू c² dc, ये अपने इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को मैक्सवेल की चार्ल्स समीकरण कहते हैं। जो ये अपनी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अपने मैक्सवेल की चार्ल्स समीकरण, वितरण समीकरण कहते हैं, चार्ल्स समीकरण कहते हैं। ये क्या है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इक्वेशन है ये। अब इसको अपने यहां थोड़ा सोल्व करना है, तो अपने देखो 3 कांस्टेंट एक साथ हो गए, एक इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, c ले ही रखा है, तो c में +2 और जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू मांगते हैं अपने मान के चलते लेट करते हैं, तो उसके अंदर वो कांस्टेंट वैल्यू जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों कांस्टेंट की जगह मैं एक नया कांस्टेंट ले रहा हूं c' e की पावर mc² अपॉन में 2KT c² dc। इस इक्वेशन को भी अपने मैक्सवेल की चार्ल्स समीकरण कहते हैं। जैसे वेग समीकरण आई थी, ये मैक्सवेल की वेग समीकरण थी ये, वैसे ये मैक्सवेल की चार्ल्स समीकरण है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ d³ था, यहाँ dc है, मतलब यहाँ आयतन था, आयतन की अपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, अपने प्रास की वैल्यू पुट कर दी, इतने ही कर ली अपने ने। तो इस क्वेश्चन के बाद अब निकालते हैं अपने जो कांस्टेंट माना है c' की जो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आएगी। अब c' का मान ज्ञात करेंगे अपने। तो नया कांस्टेंट c' मान है, तो c' का मान चाहिए, तो c' का मान ज्ञात करना है। तो c' का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो FCDC का समाकलन करेंगे वो n बार के बराबर होता है। ये n बार क्या है, एकांक आयतन में कणों की संख्या को व्यक्त करता है कि एकांक आयतन में कितने कण है। FCDC क्या है, एकांक आयतन में कणों की संख्या के बराबर होता है, n बार के बराबर है। तो इसका समाकलन इसके बराबर होगा, तो मैं इसके बराबर पुट कर रहा हूं, c' बार आगे कांस्टेंट है, इज इक्वल टू n बार। वी नाउ डेट अपने जानते हैं एक फॉर्मूला होता है इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए, e की पावर माइनस ax² इंटू x² dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 में 4a अंडर पाई अपॉन में a, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये e की पावर माइनस
ए एक्स स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे 1/4a डॉट अंडर रूट पाई अपॉन में a, ये इसका एक मान होता है। तो इसको भी अपने इस क्वेश्चन में रखेंगे। यहां पर a क्या होगा, इन दोनों की तुलना करें अपने, तो a क्या होगा m अपॉन में 2kt हुए, और c क्या हुआ, x क्या हुआ c, इससे तुलना करें x क्या है c, a क्या हो गया m अपॉन में 2kt। तो इसमें मान रखेंगे अपने, जब इसमें मान रखेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। सी डैश का सी डैश, इसको सोल्व करा 1/4a, 1/4 a की वैल्यू है m अपॉन में 2kt अंडर रूट पाई अपॉन में a, m अपॉन में 2kt, इसको सोल्व हो गई है बराबर में n बार। सी डैश ऊपर अंडर रूट पाई है, नीचे आ गया, इसे कैंसिल आउट करेंगे अपने, 4 बाय ले लेते हैं, m अपॉन में 2kt की पावर 3/2, जो 1 पावर ये रही, हाफ पावर ये रही, तो 1 प्लस हाफ 3/2 होगी, इजिकल टू n बार। सी डैश की वैल्यू चाहिए अपने को, n बार इंटू 4 अपॉन में अंडर रूट पाई इंटू m अपॉन में 2kt पावर 3/2, ये आ गई अपना सी डैश कांस्टेंट की वैल्यू। सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, 4 अपॉन में अंडर रूट पाई n बार इंटू m अपॉन में 2kt की पावर 3/2। 3/2 क्या है, इसकी पावर है, एक पहले थी और हाफ बाद में, तो ये 3/2 होगी। तो ये सी डैश की वैल्यू आ गई। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, अपने को मैक्सवेल की चाल वितरण समीकरण को पूरा सोल्व करना है, तो जो मैक्सवेल की चाल वितरण समीकरण थी उसके अंदर ये वैल्यू अपने पुट कर देंगे। मैक्सवेल की चाल वितरण समीकरण क्या थी, एफ सी डी सी इज इक्वल टू सी डैश ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन में 2kt सी स्क्वायर डी सी। तो यहां जो सी स्क्वायर है डैश है, इसकी जगह अपने वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ सी डी सी 4n बार बटे में अंडर रूट पाई m अपॉन में 2kt e की पावर m c स्क्वायर डी सी। जो ये क्वेश्चन आई, ये भी मैक्सवेल की चाल वितरण समीकरण कहलाती है, इसके में कांस्टेंट का मान हट जाता है, कांस्टेंट की जगह अपने ये मान रख दिया, कांस्टेंट वैल्यू थी उसके मान अपने रख दिया। तो ये भी क्या है, मैक्सवेल की चाल वितरण समीकरण है, जिसमें सी डैश का अपने मान निकाला और सी डैश का मान पुट कर दिया। अब इसमें आती है प्रायिकता समीकरण, इसकी क्या आएगी, इसमें प्रायिकता समीकरण एफ सी डी सी बराबर ये है। अब ये n बार है, इसके अपॉन में ले जाते हैं, एक इसकी मैक्सवेल की चाल समीकरण वितरण समीकरण है, साथ में इसकी एक प्रायिकता समीकरण और होती है। दो समीकरण हो चुकी है अपनी, एक वेग समीकरण चाल समीकरण और एक बाई की प्रायिकता समीकरण। तो n बाई इसको अपॉन में ले जा रहा हूं, एफ सी डी सी अपॉन में n बार, इधर क्या बच गया 4 अपॉन में अंडर रूट पाई m अपॉन में 2kt की पावर 3/2 e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर 2kt सी स्क्वायर डी सी। एफ सी n बार,
इसको अपने पी सी लिखते हैं एफ सी अपॉन में एन बार को, और पी सी को ही प्रायिकता कहते हैं। पी सी क्या है? प्रायिकता। तो ये मैक्सवेल की प्रायिकता समीकरण बन जाएगी। तो ये क्या है? पी सी डी सी 4 अपॉन में अंडर पाई एम अपॉन में 2KT ये समीकरण क्या है? मैक्सवेल की प्रायिकता समीकरण है। ये चार समीकरण, मैक्सवेल प्रायिकता समीकरण, वेग समीकरण। तो ये थी मैक्सवेल की चार समीकरण आ गई, इसमें प्रायिकता समीकरण निकाल दी अपने ने। तो ये था मैक्सवेल की चार समीकरण का पूरा टॉपिक। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।